नमस्ते सदावत चले मातृभूमि में हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आज की राजनीति के लिए भारत के भविष्य के लिए और विरोधियों के लिए एक बड़ा झटका है। भारत की भविष्य के लिए ये एक रामबाण उपाय है और स्कीम का नाम भी कुछ ऐसा रखा गया है जिससे मुझे लगता है, हालांकि उसके शॉर्ट फॉर्म में राम आए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बड़े वर्ग को जो कि मजदूरी करता है और जो भारत को अपनी देवभूमि नहीं मानता, वो भारत को अपनी मातृभूमि मान सकता है लेकिन देवभूमि कभी नहीं मानता। यानी कि भारत को रौंदने के लिए तैयार रहता है, भारत पर अत्याचार करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो ये कहता है ये मेरे बाप की भूमि है लेकिन ये मेरे देवताओं की भूमि नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब किसी योजना का नाम बीबीजी राम जी रख दिया जाए, बीबीजी राम जी, वीबीजी राम जी। अब बीबीजी राम जी का फुल फॉर्म समझ लीजिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। तो 2025 का ये जो बिल आया है, ये बिल अपने आप में बहुत कुछ बोल रहा है और सरकार ने जिन चार चीजों पर, मैं समझता हूं कि अभी तक जो चीजें सब स्कैटर्ड थी, क्या है कि यूपीए सरकार के समय पर कुछ योजनाएं शुरू करी गई थी जिनसे पैसा तो निकलता था, पैसा निकालने का अच्छा साधन ढूंढा गया था, पैसा कभी फंसे नहीं, कोई कोई भी उसमें फंसने की जुगाड़ ना हो, उसका इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए, इसकी एक अच्छी जुगाड़ ढूंढी गई थी। और वो पैसा कभी कभी नालों पर लगाया जाता था, कभी नदियों, कभी तालाबों पर लगाया जाता था, तो कभी मछली पालन पर लगाया जाता था और बहुत बड़ा अमाउंट उसका जो खर्च होता था वो होता था मिट्टी के काम पर। अब आप समझ लीजिए, मैं जहां तक समझता हूं 90% पैसा मिट्टी के काम में खर्च होता था। मिट्टी के काम का मैं आपको अच्छा है वो बता दूं, मिट्टी में बल्क होती है 50-50, 60-60% तक, 100% तक भी होती है। बल्क का मतलब होता है मिट्टी जब खोदी जाती है तो वो फूल जाती है। मिट्टी यहां तक फूल जाती है कि वो अगर 1 स्क्वायर फीट, एक एक क्यूबिक फीट का कोई मिट्टी का ठोस आकार है, उसको अगर फोड़ा जाएगा और उसको बनाया जाए तो यह संभव है कि वो 1 क्यूबिक फीट की जगह 5 या 4 क्यूबिक फीट तक बैठ जाए। 3 क्यूबिक फीट और 4 क्यूबिक फीट तो सामान्य बात है। यानी कि कभी-कभी वो 2 गुना और 3 गुना भी हो जाती है। अब मिट्टी कहीं से खोद कर लाई गई, खेत में से खोद ली गई, सड़क पर डाल दी गई और उसका नाप नाप ले दिया गया। तो नाप बता रहा है कि वो 4 फीट, 3 फीट मिट्टी डाल दी गई। लेकिन जब जैसे ही बारिश होगी, तो वो मिट्टी अपने स्वाभाविक स्वरूप में आएगी और स्वाभाविक स्वरूप में जब वो आएगी, तो वो 1 फीट ही रह जाएगी। यानी कि 3 गुना पैसा और 1/3 काम। दूसरी और खास बात थी कि मिट्टी के काम में बारिश होने के बाद कोई पकड़ नहीं होती। सब बारिश हुई, मिट्टी पे पानी पड़ा और बह गई। खूब एस्टीमेट लगाए जाते हैं, खूब उसके बल्कज बनाए जाते हैं, रोड बनाते समय, सड़क बनाते समय, ग्रामीण सड़क बनाते समय उसमें गड्ढे बता दिए जाते हैं कि इसमें 3 फीट गड्ढा था, रास्ते में 5 फीट गड्ढा था, उसका लेआउट ऐसा कर दिया गया था, प्लिंथ ऐसे कर दी गई थी। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खेल मिट्टी के काम में होते हैं। और मिट्टी के काम की खास बात है कोई पकड़ नहीं होती, इसलिए इंजीनियर भी खुश और कर्मचारी भी खुश। दूसरी बात ये भी थी कि जिन लेबरों का नाम उसमें दिया जाता था मास्टर रोल पर, 2 तरह के काम होते हैं। एक तो ये होता है कि मास्टर रोल पर काम करेंगे, मास्टर रोल का मतलब कर्मचारियों की जो उसमें रोजगार हुआ है उसका नाम लिखेंगे और वो कितने लोगों ने काम किया वो लिख दिया जाएगा। दूसरा टेंडर वर्क होता है। टेंडर वर्क का मतलब है 5 किलोमीटर की रोड है, 5 किलोमीटर बनाकर देनी है, हमें नहीं मालूम तुम्हें कितनी लेबर लगाओगे और कितनी मिट्टी डालोगे, हमें इतनी ऊंची इतना इतना चाहिए। तो जब 2005 में यूपीए की सरकार आई तो उसको लगा कि अगर ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है तो खाने की जुगाड़ थोड़ी कम होती है और पकड़ में भी आ जाता है। लेकिन अगर ये पैसा मजदूरों को नाम से निकाला जाए तो मजदूरों के नाम से अगर पैसा निकाला जाएगा तो फिर मस्टर रोल पर 100 लोग भर दिए गए लेकिन एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं मिला। मस्टर रोल पर 5,000 वर्कफोर्स दिखाई गई और 50 वर्कफोर्स को निकाल दिए गए, अंगूठे लगा लिए गए, दस्तखत लगा लिए गए, पैसे निकल गए, काम खत्म हो गया। बारिश आई, मिट्टी बह गई, बात खत्म। नहर की सफाई हुई, नहर की सफाई जस्ट बाढ़ से पहले होती है। नहर की सफाई हुई, इतनी लेबर लगी, इतना काम हुआ, पानी बरस गया, बाढ़ आ गई, काम खत्म।
और ऐसे ही नदियों को साफ करना, नालों को साफ करना, तालाबों को साफ करना, खूब पैसा निकालिए और पैसा निकालकर मर्जी हो वैसे कर दिए, इसकी कोई पकड़ नहीं है। खेतों के मामले में जहां ऊसर बंजर पड़ा हो, ऊसर सुधार के नाम से चाहे जितनी जिंक निकाल दीजिए, चाहे कितना ही कर दीजिए और निकाल कर डाल दीजिए। बोले जिंक कितनी डाल दी, वहां 25 ट्रक डाल दिए, 50 ट्रक डाल दिए और वो सफेदी की सफेदी रह गई। मालूम पड़ा बाद में वो पैसा निकल गया, जिंक भी कहीं लोकल मार्केट में बिक गई और लेबर का भी पैसा निकल गया। बड़ा खेल था। सरकार बैठने के बाद जब मोदी जी 2014 में बैठे तो उन्होंने पहला काम तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू कर दिया। दूसरी बात आधार से लिंक कर दिया। तीसरी बात रोजगार का मस्टरोल क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया। लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि मिट्टी में पानी बरसा बात खत्म, या गड्ढे में पानी बरसा बात खत्म, तालाब साफ हुआ पानी बरसा बात खत्म, या फिर वो नहर साफ हुई, बंबा साफ हुआ पानी बरसा बात खत्म हो गई। कोई उसकी पकड़ नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा, बाद में लेबर ने भी ये करना शुरू कर दी कि वो ठेकेदार जो हुआ करता था या ग्राम पंचायत में प्रधान हुआ करता था या सेक्रेटरी हुआ करता था, उन्होंने अपना आधार कार्ड दे दिया और बोले ये लो, उनके अकाउंट खोले गए। उन्होंने कहा भैया 60-40 का रेशियो है, 60% आपको निकल निकल पाएगा और 40%, 60% तुमको मिलेगा, 40% तुमको छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल अपना बैंक अकाउंट देना है। ये भी खेल शुरू हो गया। उसने कहा भैया अच्छा है, ये तो मुझे 60% मिल रहा है, अगर मेरे को 100 लेबर मिल रही है साल भर में, 100 लेबर का मेरे नाम से निकल रहा है और 60 लेबर का पैसा मुझे मिल रहा है, 40 का कोई ले जा रहा है, 40 का भी मुझे बोल रहा है 60 कोई ले जा रहा है, हमें तो फ्री का ही मिल रहा है, क्या लेना देना। इससे समाज तो भ्रष्ट होने की बात छोड़ दीजिए, काम भी नहीं हुआ। देश में पैसा निकला और वो सब करप्शन के हाथ लग गया और उसमें 250 प्रकार के या और ज्यादा 250 प्रकार के काम होते थे और वो काम का कोई हिसाब किताब नहीं होता था। मोदी जी ने एक बार 2015 में कहा भी था कि मनरेगा को कैसे बंद कर दें, आपकी योजना को कैसे बंद कर दें, ये तुम्हारे भ्रष्टाचार का एक जीता जागता इलस्ट्रेशन है, तुम्हारी नाकामी का जीता जागता इलस्ट्रेशन है। बहुत कुछ कोशिश करी कि उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ अकाउंट के साथ जोड़ते हैं, फिर भी काम इतने ज्यादा दिखाए गए थे कि उनका काउंटिंग करना असंभव लगभग लगता था। सरकार ने इस बार उसका नाम बदला, बीवीजी रामजी रखा और बीवीजी रामजी रखने के बाद उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब आप समझ लीजिए कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तैयार हो चुका है, जो कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग तैयार हो चुका है, जो कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग तैयार हो चुका है देश में, जो एयरपोर्ट्स या रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हो रहा है या हो गया है, टाउन एरिया या अर्बन एरिया हो चुका है। अब बचा है ग्रामीण एरिया। तो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर करा जाए। अच्छा, ये सबके पीछे के दो लॉजिक है। एक तो ये है कि हम ये सब जानते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं होगा, व्यक्ति को आप पैसे दे दीजिए, किसी भी व्यक्ति को कितने ही पैसे बांट दीजिए, आप उसको कहिए कि आपको मैं लाख रुपए हर महीने दूंगा, अगर आप उसको पैसे बांट देंगे तो वो पैसे खा पी कर बराबर कर देगा, वो रुकता नहीं उसके पास। और इसके अतिरिक्त कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता। लेकिन अगर व्यक्ति को श्रम करना सिखा दिया जाए, अगर किसी व्यक्ति को स्वावलंबी बना दिया जाए, तो उसका जिज्ञासा भी वहां लगती है, मन भी वहां लगता है, धन भी वो कमाता है। लेकिन इन सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। यानी कि मूलभूत ढांचा जब तैयार होगा, सड़कें अच्छी होंगी, बिजली अच्छी उसको मिलेगी, पानी टोटी वाला उसको अच्छा मिलेगा, तो बीमारी पर भी फर्क पड़ेगा और उसकी कनेक्टिविटी के लिए उसको बाजार मिल जाए, हाट मिल जाए, उसको परचेज करने का प्रोक्योरमेंट का हिसाब मिल जाए, तो फिर वो अपने आप को ग्रो कर कर लेगा। इससे क्या हुआ कि सरकार ने सबसे पहले तय किया कि जल सुरक्षा, 4 विषय उन्होंने कहा कि अब हम ये 256 हटाकर सिर्फ 4 विषयों पर काम करेंगे। 4 विषयों पर काम उन्होंने कहा। जल सुरक्षा सुरक्षा यानी कि भारत की आवश्यकता है कि उसका अंडरग्राउंड वाटर से लेकर ऊपर पीने वाला पानी तक बिल्कुल सुरक्षित पानी हो। इसके लिए बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। इसका पूरा एक प्रोजेक्ट है पूरे देश में, वो अमृत भारत मिशन के तहत और विकसित भारत मिशन के तहत, विकसित भारत 2047 के तहत हमें पानी पर काम करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें उसमें बाजार बनाना है, लोकल हाट बनाना है, विपणन केंद्र बनाने हैं और जो व्यक्ति कुछ कमाता धमाता है उसके लिए दुकानें बनानी है और इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी मैं पूरी इसका डिटेल बताऊंगा कि कहां कहां है। फिर आजीविका से जुड़े एसेट्स हैं,
वो व्यक्ति के लिए दुकानें बनाना, व्यक्ति के लिए हाट बनाना या व्यक्ति को बैठने की व्यवस्था करना और बाकी व्यवस्था मैं उन पर पूरा बात करूंगा। फिर इसके अलावा पुरानी योजना में जो कमी रह गई थी उसको सही करना और अलाइनमेंट, रेजिलियंस वर्क करना, ये चार चीजें सरकार ने तय की कि भाई हम इन पर काम करेंगे। अगर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, सारी व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी किसी भी स्तर पर अपना काम कर सकता है और वो स्वावलंबी हो सकता है। सरकार से उसको धन मांगने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो चार योजनाएं जिनको आप कह रहे हैं, उन चार योजनाओं में काम क्या क्या है। जैसे जल सुरक्षा की बात करते हैं, तो सरकार ने तय किया कि तालाब का गहरीकरण करेंगे, चेक डैम बनाएंगे जहां पानी रोका जा सके, वर्षा का पानी का जल संचयन कैसे होगा, वाटरशेड डेवलपमेंट कैसे होंगे, सिंचाई और नहरें कैसे ज्यादा बनाई जाए, और रिचार्ज पिट्स यानी कि ऐसे जो वो पिट्स बनाए जाते हैं उनको कैसे रिचार्ज करने की पूरी व्यवस्था करवाई जाए। ये इस पर हम पूरा ध्यान देंगे। फिर कोल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रामीण सड़कें बननी चाहिए, हर घर के सामने सड़क हो, हर घर के सामने बढ़िया हो, पुल पुलियां अच्छी हो, ड्रेनेज सिस्टम वहां का अच्छा हो, वहां से पानी निकासी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिटी हॉल होना चाहिए जहां गांव में वो शादी बारात कर ले, स्ट्रीट में लाइटिंग होनी चाहिए, पूरे गांव में लाइट वाइट होनी चाहिए, खेतों तक में जहां जहां सड़क बनी है वहां पर बढ़िया रोशनी हो ताकि व्यक्ति रात बिरात भी वहां से चल सके। इसके अतिरिक्त और जो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं वो होनी चाहिए। आजीविका से जुड़े उनका जो भंडारण गोदाम है वो सुरक्षित हो। वो अगर किसी व्यक्ति के पास घर नहीं है तो वो सरकारी गोदाम में, गांव की गोडाउन में अपना सामान रख सके, छोटे बाजार बनाए जा सके, छोटे हाट बनाए जा सके, छोटे कोल्ड स्टोरेज जो बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाए जा सके ताकि फल फल फूल सब्जियां सुरक्षित रखी जा सके, ऑल सीजन ऑल वेदर सीजन में बेची जा सके, पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म्स की संरचनाएं बनाई जा सके, फार्म पॉन्ड्स यानी कि आजीविका से जुड़े हुए जो तालाब हैं उन तालाबों में भी आजीविका का साधन हो, सिंघाड़ा उसमें होता है और तमाम तरह की जलवायुओं का जो वो रहता है वो उसमें हो, ऐसी व्यवस्था। फिर उन्होंने कहा क्लाइमेट रेजिलियंस वर्क्स, बाढ़ नियंत्रण के लिए हमें व्यवस्था करनी है ताकि बाढ़ से परेशान ना हो, मिट्टी का संरक्षण करना है ताकि मिट्टी की उर्वरकता खत्म ना हो और लोगों को भोजन अच्छा मिले और उसको ऑर्गेनिक मिले, वन रोपण करना है, ज्यादा से ज्यादा वन रोपण किया जा सके, इस पर सूखा और बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में काम किया जा सके, मैग्रोव संरक्षण आदि, ये सारी चीजें ग्रोव संरक्षण सहित, ग्रोव संरक्षण मतलब कि जो 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 हमारे यहाँ बागान है, बागानों का संरक्षण किया जा सके, तालाबों का संरक्षण किया जा सके, पोखरों का संरक्षण किया जा सके और इसके अतिरिक्त दलदल भूमि की का संरक्षण किया जा सके, जहां सूखा है उसको सही किया जा सके, जहां बाढ़ आती है उसका नियंत्रण किया जा सके। ये परमानेंट काम करने होंगे ताकि लॉन्ग टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हर बार बाढ़ आई, हर बार पानी निकाला गया, हर बार मिट्टी डाली गई और ये प्रतिवर्ष होता है। प्रतिवर्ष करने की आवश्यकता नहीं, इसका एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है ताकि देश में लोग असुरक्षित महसूस न करें, उनके रोजगार की व्यवस्था रहे, हर वर्ष उनको नए सिरे से मशक्कत न करनी पड़े और सरकारी फंड हर वर्ष न निकले। ये सरकार ने तय किया कि हम इन चार कोर फील्डों में काम करेंगे। दूसरा एक और बड़ा परिवर्तन इसमें कर दिया और वो परिवर्तन ये कर दिया कि भाई केवल केंद्र इसमें पैसा नहीं देगा। ये जो मनरेगा की योजना थी इसमें केंद्र पैसा देता था और सारे सिस्टम से पैसा निकल जाता था। उन्होंने कहा इस पर केंद्र पैसा नहीं देगा, इस पर पैसा 60% केंद्र देगा, 40% राज्य भी देगा। राज्य अपनी योजनाएं बनाए। अभी तक क्या होता था, राज्य लंबा चौड़ा बजट भेज देता था केंद्र के पास और केंद्र से कहता था पैसा दीजिए, केंद्र पैसा देता था और राज्य केवल निकालकर उसके घपले करने का काम भी कभी कभी करते थे। तो अब ये हो गया है कि 40% राज्य के फंड से निकलेगा और 60% केंद्र के फंड से निकलेगा। इसके साथ सभी कामों की जियो टैगिंग होगी। सभी कामों की जियो टैगिंग का मतलब हो गया है जहां पर काम हुआ होगा वहीं से उसका आपको अपडेट करना पड़ेगा। उस हर एक काम की जियो टैगिंग होगी ताकि अगर उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कभी करना पड़े, सैटेलाइट वेरिफिकेशन कभी करना पड़े, तो आपने कहा इस पॉइंट पर इतने मीटर से इतने मीटर हमने सड़क बनाई, वो कभी भी सैटेलाइट से भी चेक की जा सके और जियो टैगिंग की जा सके ताकि उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके और बाकी के वेरिफिकेशन भी हो सके।
इसके अतिरिक्त एक और परिवर्तन इसमें किया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या था कि जब हमारा सीजन चलता, जब खेती बाड़ी का काम होता है साल में, तो मालूम पड़ा कि 3 फसलें अगर आप लेते हैं तो 15-20 दिन हर बार फसल के लिए समय चाहिए होता है। मैं रोजगार भी करता हूं, मैं अपना रोजगार भी करता हूं और अपना 2 बीघा खेत भी जोतता हूं। इसके अतिरिक्त खेती के समय पर लेबर शॉर्टेज होती है, सारे देश में शॉर्टेज होती है। उस समय पर लेबर के पास बहुत काम होता है और उसी समय आप मनरेगा निकाल कर लाते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री को या राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वो 2 महीने का पॉश कर दे। वो कहे कि भाई ये फसल बोने जा रही है, इसके लिए 20 दिन की छुट्टी। अब 20 दिन तक ये इसका बीवीजी राम जी का काम नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा अगली बार फसल बोई जा रही, फिर अगली बार फसल बोई जा रही। कुल मिलाकर टोटल 60 दिन का राइट, 60 दिन राज्य सरकार घोषित कर सकती है कि इस समय बीबी जी राम जी का काम नहीं होगा और आप अपना काम करिए, क्योंकि उस समय लेबर भी खूब होती है और उस समय काम भी बहुत होता है और उनको लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अतिरिक्त एक और काम कर दिया गया, 100 दिन की जगह रोजगार 125 दिन कर दिया गया, मिनिमम वेजेस बढ़ा ही दिए गए थे। अब इसमें जो समस्या विपक्ष को होने वाली, एक तो राम जी वर्ड इस्तेमाल कर लिया, मतलब शॉर्ट में लिखा गया राम जी, तो राम जी तो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो सकता। दूसरी बात है महात्मा गांधी का नाम हटाना, ये तो भाई मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सब ऐसा लग रहा है कि आप आत्महत्या कर लेंगे। क्या है कि इन मामलों में उन्होंने कहा साहब महात्मा गांधी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उनका नाम हटा दिया, किसकी विरासत लेकर आना चाहते हो आप, यूपीए के कामों को बदलना चाहते हो, और दुनिया भर की बात कर दी। इसके अलावा ये जो गारंटी योजना है, ये कहते हैं राइट बेट गारंटी कमजोर होगा, यानी कि डिमांड ड्रिवन में से नॉमेटिक एलोकेशन समस्या आ जाएगी। वो कहते हैं पुरानी मनरेगा में डिमांड पर गारंटी थी, काम मांगो तो मिलेगा, बजट अपने आप बढ़ता था। अब आप केंद्र से तय करेंगे कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कैसा बनेगा। पहले लोकल डिमांड के आधार पर काम निकलता था और काम हो जाता था, अब केंद्र की योजना से चलेगा। मैं समझता हूं नीति आयोग के पास अगर इसका काम है और केंद्र इसमें योजना बनाता है और यह कहता है कि हम एक नए पार्टिकुलर पैटर्न के तहत पूरे देश को विकसित बनाने के लिए हम ये स्थायी काम करना चाहते हैं, जिससे कि रोजगार भी मिले और उस रोजगार की गारंटी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने जो कि लॉन्ग टाइम हो, जो देश में लोग घुसे। जैसे आप छोटे छोटे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाइए तो वहां का गांव भी आपको लगता है हमारे शहर की तरह बिल्कुल ग्रीनरी है, बढ़िया रोड बनी हुई है, बड़े बड़े बागान बने हुए हैं, वहां बेंचें पड़ी हुई हैं। हमारे गांव में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे गांव में फंड कम निकलता है? ऐसा नहीं, फंड पूरा निकलता था, लेकिन फंड वो राजीव गांधी कहते थे कि 15%, 10% ही नीचे पहुंचता, 90% गायब हो जाता है। अब जियो टैगिंग इसके साथ होगी, जियो टैगिंग के साथ जो पैसा है वो सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन अपडेशन करना पड़ेगा और कोई भी व्यक्ति उस योजना पर जाए, उसको देखे और उसमें जो ऑब्जेक्शन है वो फटाफट उमंग ऐप पर जाए और बाकी जो ऐप बनाए जाएंगे उन पर जाए और डाल दे, उस पर क्रॉस वेरिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। यानी कि इसका ऑब्जर्वेशन जनता करेगी, इसकी मॉनिटरिंग जनता करेगी, काम करने वाला काम करेगा और जिसके हाथ में काम आया उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, और पैसा तभी जाएगा जब काम की जियो टैगिंग हो जाएगी, यानी कि ऑन स्पॉट काम होगा और सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगा, तभी पेमेंट निकलेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला, अकाउंट डालने वाला या फिर उसका जो मास्टर रोल बनाने वाला, अगर उसमें नहीं पाया जाता तो ये सब फंसेंगे। यानी कि अब अगर इनमें से 3 कड़ियां आपने जोड़ ली तो भी चौथी कड़ी से फंस जाओगे। अब आपके पास गुंजाइश है नहीं और राज्य सरकार केंद्र का पैसा खाकर मोटी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। हालांकि राज्य सरकारें सवाल जरूर खड़ा कर रही है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि केंद्र सरकार ने जैसे ही मोदी जी की सरकार बैठी थी, उसने सबसे पहला काम जो किया था वो राज्यों का बजट बढ़ाया था। आपको याद होगा कि जब मोदी जी की सरकार बैठी थी तो लगभग 28 से 30% तक जो कलेक्शन होता था वो राज्य सरकार के पास होता था। मोदी जी ने आते ही 10% सीधा बढ़ाया था और 40 से 45% राज्य सरकार को देने की बात कर दी और ये कहा था कि राज्य सरकारों के पास ये सीधा पैसा जाएगा। ये जो 15% के लगभग पैसा बढ़ा था वो जाएगा कहां? केंद्र अभी भी वैसी योजनाएं चलाए और आपको पैसा भी दे। तो अब यह हुआ कि 40% राज्य सरकार और
60% केंद्र सरकार इसमें करेगी। अब इससे सबसे बड़ी समस्या होने वाली थी टीएमसी को, यानी कि पश्चिम बंगाल को, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए प्रासंगिक ही नहीं है, क्योंकि साहब हमें केंद्र पहले ही बजट नहीं दे रहा था, हमें तो मनरेगा भी नहीं दे रहा था, हमें तो वो पैसे ही नहीं दे रहे थे, इसलिए ये सब बेकार है। डीएमके को समस्या होना स्वाभाविक है। डीएमके ने तमिलनाडु में और केरल में जो लेफ्ट की सरकार है, इन दोनों ने ही सही से उन्होंने कहा फंडिंग पैटर्न और नॉर्मेटिव एलोकेशन केंद्र तय करेगा। केंद्र अगर पैसा देगा तो केंद्र नहीं तय करेगा कि भाई कैसा काम होना चाहिए और मेरे काम की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और मेरे पास रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए, क्योंकि काम तो राज्य सरकार ही कराएगी, इसमें कोई शक नहीं। केंद्र सरकार तो कराती नहीं। अब राज्य सरकार गारंटी भी नहीं लेना चाहती, राज्य सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहती और धन भी नहीं देना चाहती। कमाल की बात है। और योजना केंद्र की योजना जमीन पर उतरती नहीं, वो उसका पैसा एलोकेट करके इधर उधर कर लेते, तो फिर विरोध करना स्वाभाविक है। इसलिए केंद्र, ये इनका कहना है कि केंद्र सरकार सब एलोकेशन भी करेगी, बजट भी तय करेगी, योजना भी बनाएगी, हम क्या करेंगे। बात तो है, उनके लिए समस्या तो है। साथ में उन्होंने कहा राज्यों की कीमत पर वो अपना प्रचार करना चाहते हैं। मजे की बात यह है कि केंद्र की योजना से राज्य का जो विकास होता था, उन विकासों से राज्य को ही लाभ होता है। अगर आपकी 40% भागीदारी है और आप उसमें अच्छा काम करते हैं तो कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकार के साथ वाले टीडीपी ने कहा कि भाई बजट एलोकेशन की चिंता का सवाल है, लेकिन हम योजना में सक्रिय हैं। हालांकि बीजेडी कुछ नहीं बोला, समाजवादी पार्टी अभी बोलना, समाजवादी पार्टी को सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, क्योंकि थोड़ा ऊपर का चेंबर खाली है। एआईएडीएमके अभी कोई कुछ नहीं करे, लेकिन मुझे लगता है कि वो उस पर अपनी राय पॉजिटिव ही देंगे। अभी तक वो नहीं बोले हैं, यानी कि ठीक ठाक चल रहा है। अब सवालों के सवाल ये हैं कि केंद्र सरकार ने एक तो इसमें बीवी राम और बीवी जी और राम जी लिख दिया, राम जी से समस्या होने वाली। दूसरी ये बात है महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, उससे समस्या होने वाली है। तीसरी बात ये है कि केंद्र का के राज्य का कुछ बजट इसमें इंक्लूड कर दिया, शेयरिंग कर दी, वो समस्या होने वाली। चौथी बात ये है कि जियो टैगिंग कर दी, जिससे राज्य को खाने की व्यवस्था खत्म हो गई, ये समस्या कर दी। इसलिए अब विपक्ष को बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं। राम जी से समस्या होने वाली है, बीवी जी से समस्या होने वाली है, और नाम तो कुछ ऐसा ही निकल कर आया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।